बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, माशाल्लाह आज हमारा 49th लेक्चर है सीपीसी का और हम ऑर्डर 18 को पढ़ रहे हैं और आज हम इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। मेरी वालदा के लिए आप सूरत फातिहा और अगर दुरूद शरीफ पढ़ सकें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर एस्पिरेंट्स, जज़ाकल्लाह। और सदका जारिया है, प्लीज़ नॉलेज को शेयर किया करें और आपकी वजह से अगर कोई चैनल को ज्वाइन करता है या उसको इल्म मिलता है, वो ज़िंदगी में कुछ बन जाता है तो फिर अल्लाह ही उसका आपको रिवार्ड देगा। ठीक है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगर कोई लेक्चर अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और डोंट फॉरगेट टू अप्रिशिएट मी थ्रू कमेंट्स। Every time I wait for your comments, your appreciation. Thank you so much. और इस लेक्चर का आपको तभी फ़ायदा होगा अगर आप जो है वो आपके पास कॉपी पेंसिल हो, अपडेटेड बेरेक्ट हो और फिर जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अपने अल्फाज में लिख रहे हो। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर 18 को आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर चैप्टर 1 पार्ट एच के साथ मिला के पढ़ना है और बिलीव मी उसमें आपको ये मिलेगा कि उसने मसलन कानून शहादत हो गया, सीपीसी हो गया और एक्ट्स हो गए, उसने उन सबको मिला के, ठीक है, तो उसने वो जो है ना वो क्या कहते हैं उसको लिखा है। तो वो अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगा कि कोर्ट प्रोसीजर जो है वो किस तरह से चलता है। अब हम चलते हैं स्कीम के ऊपर। हमने रूल 1 में राइट टू बिगिन, रूल 2 देखा स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, रूल 3 एविडेंस व्हेन सेवरल इश्यूज, रूल 4 विटनेस टू बी एग्जामिन्ड इन ओपन कोर्ट और रूल 5 था हाउ एविडेंस शैल बी टेकन इन अपीलेबल केसेस और व्हेन डेपोजिशन टू बी इंटरप्रेटेड, रूल 6 और 7 एविडेंस अंडर सेक्शन 138 और रूल 8 था मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज, रूल 9 था व्हेन एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश, रूल 10 था एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आंसर मे बी टेकन डाउन, रूल 11 था क्वेश्चन ऑब्जेक्टेड टू एंड अलाउड बाय कोर्ट, रूल 12 था रिमार्क्स ऑन डिमीनियर ऑफ विटनेसेस, रूल 13 था मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस इन अनअपीलेबल केसेस, रूल 14 ओमिटेड है, रूल 15 है पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर एन अदर जज। आज हमने ये पढ़ना है और उसके साथ रूल्स हो रहा पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली और उसके बाद कोर्ट में रिकॉल एनी एग्जामिन विटनेस, कोर्ट किसी विटनेस को दोबारा बुला सकता है और रूल 18 है पावर ऑफ द कोर्ट टू इंस्पेक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ना है जी रूल 15 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, रूल 15 पावर टू डील विद एविडेंस टेकन बिफोर एन अदर जज। ठीक है, where a judge is prevented by death, transfer, or other cause from concluding the trial of a suit, his successor may deal with any evidence or member taken down or made under the foregoing rules as if such evidence or memorandum had been taken down or made by him or under his direction under the said rule and may proceed with the suit from the stage as with his predecessor left it। वेरी सिंपल। वो ये कह रहा है कि अगर कोई जज अल्लाह ना करे डेथ की वजह से या फिर ट्रांसफर या किसी दूसरी वजह की वजह से वो ट्रायल को मुकम्मल नहीं कर पाता तो नया जज आ जाता है, तो नया जज जो है वो दोबारा एविडेंस नहीं लिखेगा बल्कि जो उसने पहले से एविडेंस लिखा है वो उसको वहीं से टेकअप करेगा और केस को आगे लेके चलेगा। रूल 15 बहुत ईजी है,
कोई एक्सप्लेनेशन वाली बात नहीं है इसमें। रूल 2 है द प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 शैल सो फार एज दे आर एप्लीकेबल बी डीम टू अप्लाई टू एविडेंस टेकन इन ए सूट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 24। अच्छा, सब रूल 2 ये कहता है कि ऊपर तो ये था ना कि जज साहब ही चले गए हैं, नीचे ये है कि अगर सेशन जज साहब ने केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है तो भी जज पाबंद नहीं है कि वो एविडेंस को दोबारा से लिखे, बल्कि जहाँ पे पहले जज साहब ने एविडेंस लिखा होगा वो वहीं से लेके उसको आगे चलेंगे। उसके बाद रूल 16 है, वो कहता है पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये है क्या रूल 16। वैसे तो ये है ना कि सबसे पहले क्या होगा जी, दावा दायर होगा, जवाब तो वो आएगा, उसके बाद क्या होंगे, इश्यूज फ्रेम होंगे, उसके बाद प्लेंटिफ का एविडेंस आएगा, फिर डिफेंडेंट का एविडेंस आएगा। लेकिन रूल 16 बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ अ विटनेस आउट ऑफ टर्न, यानी एक दावा दायर हो गया है तो इशू फ्रेम हुए या नहीं हुए, कोर्ट किसी विटनेस का इमीडिएटली जो है वो जो है उसका जो है वो क्या कर सकती है, उसका एविडेंस रिकॉर्ड कर सकती है। लेकिन उसके लिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे। मसलन एक शख्स है तो वो फर्ज करें कि उसकी हालत ऐसी है, ज़हनी तौर पे वो फिट है, फर्ज करें वो कैंसर का मरीज़ है और वो अब उसकी ज़िंदगी इतनी नहीं है और वो चाहता है कि मैं कोर्ट में जो है वो अपनी शहादत दे के तो अपनी जिम्मेदारी से फारग हो जाऊं। तो ये अब एक ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी कि कोर्ट बगैर ये देखे कि केस किस स्टेज पे है, कोर्ट उसका एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड कर सकती है। या एक शख्स है वो कोर्ट को पता लग गया कि ये फॉरेनर है, ठीक है, तो अब अगर ये चला गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा ना पाकिस्तान, तो फिर इसकी शहादत नहीं हो सकेगी, तो कोर्ट उसका फौरन जो है उसका एविडेंस जो है उसको क्या कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। अब मैं पढ़ूंगा तो आपको इजी लगेगा। पावर टू एग्जामिन विटनेस इमीडिएटली वेयर अ विटनेस इज अबाउट टू लीव द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट और अदर सफिशिएंट कॉज इज शोन टू द satisfaction of the court why his evidence should be taken immediately, the court may upon the application of any party or of the witness at any time after the institution of the suit take the evidence of such witness in a manner herein before provided। तो बच्चों आपको समझ आ गई कि कोर्ट अदर सफिशिएंट कॉज अगर शो की जाए कोर्ट को तो कोर्ट उसको देखिए, इसमें एक उसने वर्ड जो है वो लिखा है कि द कोर्ट में अपॉन एप्लीकेशन ऑफ एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, यानी अब वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा कि इशू फ्रेम हुए हो ये वो, बस दावा दायर हुआ हो, कोर्ट उसका बयान जो है वो क्या कर सकती है, लिख सकती है। उसके बाद है सब रूल 2 है, वो कह रहा है वेयर सच एविडेंस इज नॉट टेकन फोर्थ विद एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टी सच नोटिस एज द कोर्ट sufficient of the day fixed for the examination shall be given to the parties। देखिए ऊपर तो ये था ना ऊपर तो ये था ना रूल 16 में कि पार्टीज कोर्ट में खड़ी थी तो विटनेस भी खड़ा था, तो कोर्ट ने मुनासिब समझा कि इसका भी एविडेंस लिख लिया जाए। रूल 2 सब रूल 2 उस वक्त बात करता है जब दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं है, दूसरी पार्टी कोर्ट में मौजूद ही नहीं है, तो उस सूरत में कोर्ट अब क्या करेगी कि पहले दूसरी पार्टी को नोटिस देगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टी एंड द विटनेस। ठीक है, तो अब कोर्ट क्या करेगी, पहले पार्टियों को नोटिस करेगी ये कि अगर एक पार्टी मौजूद है तो दूसरी पार्टी को नोटिस करेगी कि भाई आ जाओ इस डेट पे, मैंने इसका एविडेंस लिख लेना है। ठीक है, तो जो सब रूल 2 है वो ये बताता है कि कोर्ट जो है वो अगर पार्टीज मौजूद नहीं है तो उनको नोटिस देगी कि इस दिन मैं जो है वो पार्टी का एविडेंस रिकॉर्ड करूंगी। ठीक है, उसके बाद रूल 3 क्या कहता है, पावर टू एग्जामिन विटनेस। अच्छा, अब एक बात बताऊं, ये सब रूल 2 जो है इसमें वो जो नोटिस है ना उसका स्पेसिमन है अपेंडिक्स एच पार्ट, अपेंडिक्स एच देखिए आप अपनी सीपीसी का, और उसका फॉर्म 6 देखें, ये देखिए मैंने आपके सामने लगाया भी हुआ है, नोटिस टू पार्टी टू द डे फिक्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस अबाउट टू लीव द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर 18 रूल 16 है। तो ये वही है जो हमने पढ़ा है कि whereas to above our application has been made to the court by that examination of a witness required by the said in the said suit may be taken immediately and it has shown to the court a satisfaction that said witness is about to leave the jurisdiction of the court
or any the good and sufficient cause to be stated, take notice that the examination of such witness shall be taken by the court on this. तो ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब इसका सब रूल 3 क्या कहता है? वो कहता है पावर टू एग्जामिन। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं, मैं वो नेट पे सर्च करता रहता हूँ, तो मैंने देखा है कि ना बहुत सारे लोग इंडिया से, पाकिस्तान से वो पहले जो लेक्चर थे ना, वो मसलन खुद लाइव आके दिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब मैंने देखा है कि जब से मैंने ये शुरू किया है ना कि स्लाइड और बेयर एक्ट सामने हो और इंसान की खुद से की बजाय टेक्स्ट सामने हो, तो वो दूसरे बंदे को ज़्यादा अंडरस्टैंड दूसरा बंदा कर जाता है। तो उन्होंने भी अब इसी तरह जो है ना, वो माशाल्लाह इसी तरह से स्लाइड्स बना के तो उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। एनी हाउ, Rule 16. Power to examine witness immediately. The evidence so taken shall be read over to the witness, and if he admits it to be correct, shall be signed by him, and the judge shall, if necessary, correct the same, and shall sign it, and it may then be read at any hearing of the suit. तो वही बात वो कह रहा है कि अब जब उस विटनेस का इमीडिएटली एविडेंस रिकॉर्ड हो गया तो उसको पढ़ के सुनाया जाएगा, ठीक है। और अगर उसको वो दुरुस्त मान लेता है तो कोर्ट उसको साइन करेगा, और कोर्ट खुद से भी अगर मुनासिब समझे तो उसको दुरुस्त कर सकता है एविडेंस को, और फिर उसको साइन करेगा। और जब फिर प्रॉपर हियरिंग होगी वहां पे फिर कोर्ट उसको एक दफा पढ़ के सुनाएगी। तो ये रूल 16 था। अब रूल 17 ये है, कोर्ट में recall and examine witness. The court may at any stage of the suit recall any witness who has been examined and may subject to the law of evidence for the time being in force put such question to him as the court think fit। देखें जी, वेरी रूल 17 जो है वो कोर्ट को एम्पावर करता है कि कोर्ट किसी भी स्टेज पे किसी भी विटनेस को जो है वो तलब कर सकता है, दोबारा रिकॉल कर सकता है, और उसको एग्जामिन कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद द कानून शहादत, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी पावर है कोर्ट की। लेकिन आगे आप नीचे पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर अंडर रूल 17 can be exercised for the purpose of clearing ambiguity or supply omission and not to fill up the lacunas or build up a new case। कोर्ट जो है वो किसी विटनेस को रिकॉल कर सकती है एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन कोई नया केस सेटअप करने के लिए या लकूने को फिल करने के लिए जो है वो उसको नहीं बुलाया जा सकता। अलबत्ता अगर वो एविडेंस में कुछ एम्बिग्विटीज हैं, कुछ ओमिशंस हैं, एविडेंस नहीं पढ़ा जा रहा, समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो ये वो सिचुएशंस हो सकती हैं कि उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए उसको बुला लिया जाए, नॉट अदरवाइज किसी केस का इम्प्रूव केस करने के लिए, केस को इम्प्रूव करने के लिए गवाह को जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। ये रूल 17 है। Rule 18. Power of the court to inspect. The court may at any stage of the suit inspect any property or thing concerning which may question may arise. बहुत बड़ी पावर है कोर्ट की। और अब रिसेंटली 2021 में जो ऑर्डिनेंस आया है सीपीसी का, इंशाल्लाह उस पर भी एक लेक्चर रखेंगे। उसमें उन्होंने यही कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करके दिया है, वो है स्पॉट इंस्पेक्शन। और वो पता क्या है कि जज साहब खुद मौका जाके देख सकते हैं, वहां पे गुहान का बयान भी लिख सकते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे कोर्ट अपनी एक जजमेंट भी अनाउंस कर सकता है। तो ये भी यही कह रहा है कि कोर्ट कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज देखने के लिए खुद मौके पे जा सकती है। एक पार्टी कहती है मेरा कब्जा है, दूसरी पार्टी कहती है मेरा कब्जा है, एक पार्टी कहती है कि जी इस हदूद दरबे के साथ मेरा मकान है, दूसरी पार्टी भी उसी हदूद दरबे के साथ मकान लिख के तो कहती है ये मेरा है। तो अब कोर्ट हैज पावर टू विजिट द स्पॉट एंड चेक इट, एंड और वो जो स्पॉट चेक वाला जो मैं बता रहा हूँ रिसेंटली आया, उसमें ये है कि कोर्ट वापस आके तो एक इंटरम ऑर्डर लिखेगी कि मैं इस टाइम पे मौके पे गया था और मैंने ये देखा और ये मैंने गवाहान कलमबंद किए। और फिर जब नेक्स्ट हियरिंग आएगी तो फिर आगे कोर्ट अब फैसला ही सुना सकती है उसकी बुनियाद पे। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। जज़ाक अल्लाह। अल्लाह हाफिज।